आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोशिका। यानी कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे? तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका जिसे हम कहते हैं सेल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं या आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि जो कोशिका होती है, सेल जो होती है, तो सबसे पहले बताया गया कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिल। किसी भी जीवधारी की या किसी भी ह्यूमन बींग्स की या किसी भी प्लांट की देखा जाए तो उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल यानी कोशिका होती है। अब यहाँ पर बात ये आता है कि उसको फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है। तो रीज़न ये है कि किसी भी सेल को फंडामेंटल यूनिट कहने का रीज़न ये है कि हर जीवधारी के शरीर एक कोशिका से बनी होती है जिसे हम सेल कहते हैं, और वो सेल ही उसके जीवधारी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेपेस होती है, सबसे बड़ी बोन जो है वो हमारी फीमर होती है, या सबसे जो है बड़ी सेल कहें तो नर्वस सिस्टम होती है जो ऑस्ट्रिच में पाया जाता है। तो इसी तरह बताया गया कि जो हमारी कोशिका होती है, तो कोशिका की जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? कोशिका है। ठीक है ना, यानी कि हमारी बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? कोशिका है। अब ये कोशिका के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जीव, किसी भी जीव की बात करें तो ऐसा माना गया कि हमारी जो कोशिकाएं होती है, जीवधारियों के आधार पर जो हमारी कोशिकाएं होती है वो कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है हमारा, जैसा कि हम जानते हैं, पहला जो हमारा होता है वो होता है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव होते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव को हम नॉर्मली यूनिसेलुलर कहते हैं, और यूनिसेलुलर ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, अर्थात इनके बॉडी में नर्वस सिस्टम या बोन्स या बैकबोन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। अब यदि इनके एग्जाम्पल के बारे में देखा जाए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एक कोशिका का बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? एक हमारा बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं जीवाणु, और दूसरा हमारा क्या है? तो दूसरा हमारा हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका एक कोशिका का एग्जाम्पल हो गया। यानी कि प्रोटोजोआ में बहुत सारे हमारे प्रोटोजोन्स हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, हाइड्रा हुआ, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल हैं। यहीं पर इसी में दूसरा टर्म हम देखें तो दूसरा टर्म देखें बहुकोशिकीय के बारे में। बहुकोशिकीय, यहाँ पर थोड़ा राइटिंग से नहीं ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमें चीज़ों को फास्ट देखना है। तो यानी बहुकोशिकीय जीव के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, वो हमारे बहुकोशिकीय हो गए। अगर एक से अधिक कोशिकाओं की बात करें तो इसमें हम जानते हैं कि इससे प्लांट और एनिमल की जो बॉडी होती है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। अब इसी में जैसे कि हम जानते हैं कि एनिमल में भी कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। वहीं पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ दो कोशिकाओं से मिलकर बना हो, जिसे हम कहते हैं आउटर लेयर और इनर लेयर। ठीक है, या ऐसे हिंदी में कहें कि बाह्य परत और अंतः परत। लेकिन यहीं पर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, जैसे ह्यूमन की बात किया जाए, ह्यूमन में तो हम जानते हैं कि ह्यूमन जो हमारा होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यानी कि इसमें हम देखते हैं एक बाह्य परत होता है, एक मध्य होता है, और एक क्या होता है? अंतः होता है। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं आउटर या एक्सोडर्मिस, दूसरा हम कहते हैं इंडोडर्मिस, और दूसरा हम कहते हैं मेसोडर्मिस, और लास्ट में हम क्या कहते हैं? इंडोडर्मिस। ठीक है ना, तो ये हमारा हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का। अब यहीं पर नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखें तो हम जानते हैं कि जो कोशिका हमारी होती है, कोशिका तो सेल जो होती है वो परमेबल होती है। यानी कि परमेबल का मतलब होता है एक ये अवकलीय जो कला है जिसे हम कहते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि जैसे जो कोशिकाएं हमारी बॉडी में होती हैं उसके अंदर और बाहर चीज़ें आ जा सकती हैं। यानी इसका अर्थ ये हो
कि चीज़ें बाहर आने जाने का मतलब इसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं। बाकी जैसे हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड होती हैं जो कि वाटर को अंदर से बाहर निकालती हैं, ठीक है। इसी तरह से हम अपने बॉडी में जब सेंसिटिविटी या कोई चीज़ महसूस करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि परमेबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन होते हैं वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बताया गया कि जो हमारी सेल होती हैं वो एक तो परमिएबल होती हैं और दूसरा होता है वो स्ट्रक्चरल होती हैं। क्या होती हैं? स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि वह हमारे शरीर को एक संरचनात्मक इकाई यानी कि संरचनात्मक शेप देती हैं। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी में यदि हमारी बॉडी से ऊपर स्किन के लेयर यानी कि सेल को हटा दिया जाए या कोशिका को हटा दिया जाए तो बॉडी हमारी एक प्रकार से कंकाल की तरह ही दिखेगी। इसलिए बताया गया कि जो कोशिका होती है वो हमारी शरीर को एक संरचनात्मक शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तीसरा हम देखें तो जैसा कि जानते हैं कि जो कोशिका हमारा है, कोशिका, तो इसमें बताया गया कि कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया, ठीक है। और इन्होंने ही यानी कि कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया और इन्होंने फिर सबसे पहले इसका नाम क्या रखा? इसका नाम जो है कोशिका रखा, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद इसी में देखा गया कोशिका के ही बारे में बताया गया कि हमारे दो साइंटिस्ट हैं। एक प्लांट साइंटिस्ट है यानी कि जिसे हम बॉटनिस्ट कहते हैं या वनस्पति विज्ञान शास्त्री कहते हैं, उनका नाम था स्लाइडन। और दूसरा हमारा था जंतु विज्ञान शास्त्री जिनका नाम था स्वान। तो यानी कि स्लाइडन और स्वान दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1665 ईस्वी में एक कोशिका थ्योरी यानी कि सेल थ्योरी की खोज की। और सेल थ्योरी के खोज करने के अनुसार उन्होंने सेल के 3 प्रमाण बताए, ठीक है ना। क्या बताया? 3 प्रमाण बताया। तो जिसमें कि जैसा हम जानते हैं कि स्लाइडन एवं स्वान ने ये क्या थे? एक वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे और एक जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने किसकी खोज की? तो उन्होंने कोशिकावाद जिसे हम क्या कहते हैं? सेल थ्योरी की खोज की, ठीक है ना। इन्होंने सेल थ्योरी की खोज की और सेल थ्योरी की खोज करने पर इन्होंने कोशिका के 3 सिद्धांत दिए। वो कौन से सिद्धांत हैं? आइए देखते हैं जो हमारे तीनों थ्योरी है यानी कि जो स्लाइडन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिकों ने जो कोशिकावाद यानी कि सेल थ्योरी दिया। तो तीनों थ्योरी इस प्रकार से हैं कि पहला थ्योरी उनका था कि जो सभी कोशिकाएं हैं यानी कि जो सभी जीव हैं वो एक कोशिकीय जीवों से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य था कि सभी जीव एक कोशिकीय कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। दूसरा थ्योरी उन्होंने दिया कि जो हमारे जीव होते हैं यानी कि जीवों में बताया गया। तो दूसरा थ्योरी दिया कि कोशिका जो है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं ना कि कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक इकाई है जो कि किसी भी जीव को एक शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। तीसरा हम देख रहे हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका थ्योरी था और ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी ये है कि उन्होंने बताया कि सभी जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि सभी कोशिका अपनी पूर्व जीवित कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है,
ठीक है ना। यहाँ पर हमने देखा, यानी इन्होंने ये कहा कि कोई भी सेल हमारी बॉडी में है, उस सेल का निर्माण तभी होगा जब उससे रिलेटेड हमारी बॉडी में कुछ पूर्व जीवित कोशिकाएं होंगी। ठीक है ना। तो यही इसका है, इन्होंने 3 थ्योरी दिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारे एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है तो उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कोशिकीय जीवों के बारे में। यदि यहाँ पर देखें कि एक कोशिकीय जीव, कोशिकीय जीवों के बारे में सबसे पहले देखते हैं। हाँ, एक टर्म इसमें हमारा ये छूट रहा है कि जो कोशिका होती है ना, कोशिका जिसे हम कहते हैं सेल, तो सेल को हम आगे पढ़ेंगे या रिप्रोडक्शन में, तो वहाँ पर देखेंगे कि सेल मोस्टली हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है जर्म सेल और एक होती है वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल जो होती है वो प्लांट के केस में या यूनिसेलुलर में होती है, जिसमें हम कहते हैं कि उसमें रिप्रोडक्शन देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना था कि कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि जो जर्म सेल हमारी होती हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि कोशिकाओं में स्वतः जनन की क्षमता होती है। और स्वतः जनन की क्षमता कितने होती है? तो स्वतः जनन की जो क्षमता होती है वो हमारे जर्म सेल में होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए एक कोशिकीय जीवों में, तो हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जो हमारे जीव होते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि यहीं पर दोनों साथ साथ में लेकर के चलते हैं, दूसरा हमारा बहुकोशिकीय जीव। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। दूसरा टर्म हम देख रहे हैं, दूसरा हम टर्म ये देख रहे हैं कि जो हमारी बॉडी में राइबोसोम होते हैं, तो इसमें बताया गया कि एक कोशिकीय जीवों में 70S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम होता है, जिसका यूनिट हमारा होता है 50S और प्लस 30S होता है। लेकिन यदि बहुकोशिकीय जीवों की बात किया जाए तो इसमें जो हमारे राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम जिसमें होते हैं वो होता है 80S, और जिसका सब यूनिट होता है 60S प्लस 40S। यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने वाली है कि जो 50S और 30S मिलाकर के देखा जाता है 80S होता है, लेकिन यदि इसके काउंटिंग पर देखा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये इसकी यूनिट नहीं है, ये इसकी सेडबर्ग यूनिट है। जिन्होंने इसकी खोज की उन्हीं के नाम पर बताया गया कि ये सेडबर्ग यूनिट है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो 70S होता है 50S प्लस 30S होता है, और जो हमारा 80S होता है 60S प्लस 40S होता है। नेक्स्ट हम तीसरा देखते हैं। एक कोशिकीय जीवों में बताया गया, तो एक कोशिकीय जीवों में केंद्रक कला जो है, जिसमें हमारा बताया गया एब्सेंट होता है। लेकिन यदि बहुकोश की बात की जाए, बहुकोशिकीय की, तो उसमें जो केंद्रक कला हमारी होती है, केंद्रक कला वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं यस होता है। फिर चौथा बात किया जाए तो इसमें देखते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 5 नंबर की बात किया जाए तो एक कोश के जीव होते हैं, इसमें जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स का मतलब हुआ कि जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए या गोल्गी बॉडी हो गई या क्लोरोप्लास्ट हो गए, तो इसमें जो है सेल ऑर्गेनल्स या तो एब्सेंट होते हैं या फिर इनका अभाव होता है, यानी बहुत कम मात्रा में होते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर पर। अब 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि वैक्यूल एवं लाइसोसोम, इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो इसमें वैक्यूल और लाइसोसोम जो हमारा होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट और 7th नंबर में देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें बताया गया 8 नंबर में देखा जाए तो इसमें हम देखते हैं कि एक कोशिका के जीवन में जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन होता है वो इसमें क्रोमैटोफोर में पाया जाता है, क्रोमैटोफोर में पाया जाता है। लेकिन यदि बहुकोश के जीव की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो फोटोसिंथेसिस की रेस्पिरेशन होती है वो क्रोमैटोफोर में ना पा करके यहाँ पर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसे हम कहते हैं हरित लवक में पाया जाता है। 9 नंबर की बात करें तो एक कोश के जीवों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है या इसका अभाव होता है। लेकिन यह बहुकोश के जीवों की बात करें तो इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है, पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखें तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पाया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा है वो देखा जाता है कि जो डिवीजन होता है, तो इसमें बताया गया कि इसमें जो सेल डिवीजन होता है, इसमें सेल डिवीजन जो है वो एब्सेंट होता है। किसमें? एक कोश के जीवों में जो सेल डिवीजन होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि बहुकोश के जीवों में सेल डिवीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा सेल की थ्योरी, टाइप ऑफ सेल, जिसमें एक कोशिकीय और बहुकोश की हमारे सेल आए। हाँ, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है सेल वॉल मीन्स होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। तो इस कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लांट की बॉडी होती है तो प्लांट की बॉडी में जो उसकी सेल होती है यानी कि कोशिका होती है या आउटर लेयर जो होती है वो बहुत कठोर होती है और मजबूत होती है। और ये किससे बनी होती है? तो प्लांट में बताया गया कि प्लांट में जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल टफ एंड सॉलिड होता है, ठीक है। और जो सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, यानी कि सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। वही देखें दूसरा हम कि फंजाई जो हमारी होते हैं, फंजाई में जो मोस्टली हमारे सेल वॉल होते हैं वो काइटिन से बने होते हैं, काइटिन से बने होते हैं। लेकिन किसी में बताया गया कि काइटिन के अलावा सेल्यूलोज से भी बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं थ्योरी हमारा आता है कि एक तो हमारा है CELL सेल, एक आता है कभी कभी हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक हमारा आता है SHE सेल। इसका अर्थ होता है कवच, इस सेल का अर्थ क्या होता है? कवच। और इस सेल का अर्थ क्या होता है? कोशिका। तो ये जो कवच होता है, तो ये जो कवच हमारे जो स्नेल होते हैं, जैसे स्नेल जो हमारा होता है, जैसे हम लोग एप्पल स्नेल कहते हैं, तो इनकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है स्नेल की, ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। और यही आउटर लेयर जो हमारी बॉडी में जाता है तो ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। और इसी पर बताया गया है कि जब कभी एटॉमिक जो हमारे आइटम बम वगैरह होते हैं उनका जो विस्फोट होता है तो उनके जो रेडिएशन होते हैं, जैसे गामा रे या एक्सरे जो किरणें होती हैं, उनका भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यह जिसके बारे में देखा जाए तो जैसा कि हम आगे पढ़ चुके हैं कि एक रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 ईस्वी में क्या दिया, एक सेल वॉल यानी कि सेल की थ्योरी दिया। और उन्होंने बताया कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिका भित्ति जो होती है वो मोस्टली 3 प्रकार की होती है। एक होता है मिडिल लैमेला, एक होता है प्राइमरी वॉल, और एक हमारा जो नेक्स्ट है, हाँ, ये सबसे पहला जो हमारा है यानी कि सेल वॉल में जो सबसे फर्स्ट हमारा है वो है मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला में बताया गया कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की, यानी कि ये जो है मिडिल लैमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है तथा ये 2 कोशिकाओं के बीच में क्या करती है, तो यानी कि बताया गया कि ये कैल्शियम एंड
मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। क्या होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है तथा यह दो कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। सीमेंट का कार्य करती है, ठीक है ना। यानी कि ये दो कोशिकाओं के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल या दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं प्राइमरी वाल। हाँ, दूसरा हमारा जो प्राइमरी वाल है तो बताया गया कि मिडिल लेमेला के ऊपर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व प्रोटीन की बनी एक लेयर होती है। यानी कि इसमें बताया गया कि मिडिल लेमेला के ऊपर सेल्यूलोज, हेमीसेलुलोज व प्रोटीन की बनी एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राइमरी वाल। इसे हम प्राइमरी वाल कहते हैं, ठीक है। हाँ, तीसरा हम देखते हैं कि सेल डिवीजन के दौरान जब प्राइमरी वाल पर लिग्निन, सुबेरिन व क्यूटिन का संग्रह हो जाता है। यानी कि सेल डिवीजन के दौरान या कोशिका विभाजन के दौरान जब प्राइमरी वाल पर लिग्निन, सुबेरिन व क्यूटिन का संग्रह हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है, तो एक सेकेंडरी वाल का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है वो? एक सेकेंडरी वाल का फॉर्मेशन करती है। तो ये बताया गया कि सेल डिवीजन के दौरान जब प्राइमरी वाल पर लिग्निन, सुबेरिन व क्यूटिन का संग्रह हो जाए। संग्रह का मतलब इसका कलेक्शन हो जाए तो उसे हम सेकेंडरी वाल क्या कहते हैं? उसे सेकेंडरी वाल। लास्ट हमारा है कि कोशिका झिल्ली। लास्ट क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो जैसा कि हम जानते हैं कोशिका झिल्ली, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि कोशिका झिल्ली में कि बताया गया है कि जीवों के ऊपर यानी कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बनी एक पतली परत होती है। क्या होती है? एक पतली परत या थिन लेयर होती है, जिसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। फिर दूसरा बताया गया, ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो बताया गया कि ये पिनोसाइट या फाइगोसाइटोसिस के दौरान जीवों में जो मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है, यानी कि अधिगमन करने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाता है। तो यही